हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आज हम इस वीडियो में अब से हिंदी और कंप्यूटर सेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें अब से सिर्फ हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और HPG के रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के रचयिता कौन है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास पतंजलि, चाणक्य, मेगास्थनीज या फिर विष्णुगुप्त। अच्छा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है, ठीक है। अच्छा, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। अच्छा, और चाणक्य ने, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, अर्थशास्त्र की। अच्छा, ये जो अर्थशास्त्र है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये राजनीति से रिलेटेड बुक है, ठीक है। अच्छा, मेगास्थनीज से तो हो गई इंडिका, ठीक है। और विष्णुगुप्त ने कौन सी बुक की रचना की है? तो विष्णुगुप्त ने की है पंचतंत्र की, जो कि वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलर लिटरेचर बुक है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे बाइबल आती है, ठीक है, और सेकंड पे आती है पंचतंत्र, ठीक है, जिसके रचयिता हैं विष्णुगुप्त। अच्छा, एक और फेमस बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, वो किसने लिखी है? वो लिखी है कालिदास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के मंत्रों का गायन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का गायन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अथर्वयु, तैत्तिरीय या शतपथ या पंचविश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अथर्वयु, ठीक है। जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का गायन करता है उसको अथर्वयु बोलते हैं। अच्छा, तैत्तिरीय क्या है और शतपथ क्या है? तो ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, तैत्तिरीय और शतपथ, ठीक है। अच्छा, और पंचविश क्या है? तो जो पंचविश है ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो वेदों को सिंप्लीफाई करके आगे लिखा जाता है, ठीक है, जिन ग्रंथों में लिखा जाता है उनको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं और इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। जो ऋग्वेद के उनके अलग नाम है, यजुर्वेद के अलग नाम है, और जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसका अलग नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस रिवर कौन सी थी वैदिक काल की, ठीक है। ऑप्शन है सरस्वती, सिंधु, गंगा या फिर यमुना। तो इसका राइट आंसर है सिंधु, ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो सिंधु थी, जो सिंधु नदी है वो वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी थी, ठीक है, जो मतलब जब सबसे ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, या मेन रिवर थी, ठीक है। और अच्छा, अगर सबसे पवित्र पूछी जाए तो वो है सरस्वती, ठीक है। होली रिवर कौन थी? तो वो थी सरस्वती, ठीक है। और गंगा का वर्णन कितनी बार आया है या नाम कितनी बार आया है वैदिक काल में, ठीक है? तो सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। और यमुना का 3 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, वो भी यमुना के नाम से नहीं हुआ है, कालिंदी के नाम से हुआ है, ठीक है। और कालिंदी यमुना का ही नाम है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। एक तो ये पता चल रहा है कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है, वो क्या है? सत्यमेव जयते। अच्छा, तो जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद या मांडूकोपनिषद या फिर काठोपनिषद या तांड्योपनिषद।
तो इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो जो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हमने लिया है, ये लिया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अच्छा, मांडूकोपनिषद से हमने क्या लिया है? सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम, ठीक है, ये लाइन मांडूकोपनिषद से ली गई है। चलिए ठीक है। अच्छा, टोटल उपनिषद कितने हैं हमारे? तो 108 हैं। ठीक है, जिनमें से 12 जो हैं वो प्रमाणित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। अच्छा, 10 राज्य युद्ध किसके बीच में हुआ है? ठीक है, तो ये राजा सुदास, ठीक है, जो कि भरत वंश के राजा थे। ठीक है, तो राजा सुदास और 10 और शासकों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और जीतते इसमें राजा सुदास ही हैं। ठीक है, अच्छा, ये लड़ा कहाँ पे गया था? तो ये लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, रावी नदी या पुरुषुणी नदी। ठीक है, जिसका पुराना नाम है पुरुषुणी नदी। ठीक है, तो इसके किनारे पे लड़ा गया था 10 राज्य युद्ध। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, किस चीज़ पे आधारित थी? ठीक है, ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, व्यापार या फिर ये दोनों। दोनों मतलब ए और बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जो वैदिक काल था, ठीक है, उसमें उसकी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और व्यापार दोनों पर आधारित थी। ठीक है, और कृषि और व्यापार नहीं होगा, कृषि और पशुपालन। ठीक है, ये नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। ठीक है, व्यापार नहीं होता था उस टाइम पे, कृषि और पशुपालन मेन था। ठीक है, इस पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, जब पशुपालन होता था तो गाय सबसे पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, उस टाइम पे गाय सबसे पवित्र प्राणी था। ठीक है, और गाय शब्द का प्रयोग तो नहीं है, बट गौ शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, अच्छा, उस टाइम की सबसे पवित्र प्राणी थी, और बट अफसोस है कि आज शायद सबसे अप्रिय प्राणी बन चुकी है गाय, तभी तो सड़कों पर छोड़ दी जाती है। चलो, लेट इट बी। अच्छा, गाय को बोला जाता था गौ। ठीक है, वैदिक काल में पुत्री को क्या बोला जाता था? तो दोहित्री। पुत्री को बोला जाता था दोहित्री। ठीक है, ऋग्वेद में बोला जाता था ये, गाय को गौ, पुत्री को दोहित्री, और कोई रिच पर्सन होता था उसको क्या बोलते थे? गोमत। अब इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं कि जैसे गाय सबसे पवित्र प्राणी थी। ठीक है, अब जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय थी वो सबसे ज़्यादा रिच था। ठीक है, तो यहाँ से ले सकते हैं आप गौ से गो और मत। ठीक है, तो जिसके पास जो ज़्यादा गाय थी वो ज़्यादा धनी था, और मतलब ये याद रखने के लिए। ठीक है, और जो ज़्यादा धनी था वो गोमत बोलते थे उसको। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने महाजनपद थे? ठीक है, तो भारत में ऑप्शन है 12, 16, 22 या फिर 10। तो भारत में कुल 16 महाजनपद थे, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कुछ बौद्ध ग्रंथों से और कुछ जैन ग्रंथों से। अच्छा, ऋग्वेद में कुछ और शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, जो ऋग्वेद है या वैदिक काल, ऋग्वेद में बोल सकते हैं, ऋग्वेद में सभा शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी बार हुआ है? 8 बार। ठीक है, 8 बार हुआ है। अच्छा, जो सभा में स्त्री और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, जो पुरुष पार्टिसिपेट करते थे या सभा में बैठते थे उनको क्या बोला जाता था? पुरुषों को बोला जाता था सभेय। और कोई महिला पार्टिसिपेट करती थी, सभा में जाती थी,
उसको क्या बोला जाता था, उसको सभावती। ठीक है। अच्छा, एक सभा होती थी और एक समिति। ठीक है, जो समिति थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और समिति शब्द का प्रयोग 9 बार किया गया। ठीक है, बट समिति में महिलाएं अलाउड नहीं थी। ठीक है, वो उनका जाना वर्जित था वहाँ पे। ठीक है, और जो सभा और समिति है ये दोनों प्रजापति की पुत्रियां मानी जाती थी। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे। ठीक है, और इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से मिलती है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इनके महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ अगर वो भी जाननी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं कल वीडियो में उनके नाम और उनकी राजधानी डाल दूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म पर ऐसे क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लेंथी है और बहुत कुछ जानने के लिए। ठीक है, तो इन दो टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6। ठीक है, वेदांग कितने हैं, 6 हैं। अच्छा, वेदांग होते क्या हैं, जैसे वेदों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, वैसे ही वेदों को सिंप्लीफाई करने के लिए वेदांगों की भी रचना की गई। ठीक है, तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आप चाहो तो इन नामों को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उर्वरकता की देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये कहाँ पे मिली थी, कौन सी जगह पे मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या फिर लोथल। इसका राइट आंसर है हड़प्पा। ठीक है, तो ये हड़प्पा से मिली थी। अच्छा, और हड़प्पा से और क्या क्या मिला था, तो हड़प्पा से 12 कमरों का एक अन्नागार मिला था। ठीक है, अन्नागार मिला था। ठीक है, जो 12 कमरों का था या 12 कक्षों का था। ठीक है, एक कब्रिस्तान मिला, और इस कब्रिस्तान में 57 मानव कंकाल मिले थे। ठीक है, जिनके सिर जो थे वो नॉर्थ में थे और पैर साउथ में थे। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ थे। ठीक है। अच्छा, एक मूर्ति मिली थी। ठीक है, बस ये मिला था। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, तो मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, त्रिमुखी शिव की मूर्ति। ठीक है, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी वो त्रिमुखी शिव की मूर्ति थी। ठीक है, और जिसके सिर पे 2 सींग भी थे। ठीक है, और क्या मिला था, तो इस मूर्ति के साथ में 6 प्रकार के या 6 प्रजातियों के जानवरों की मूर्तियां मिली थी। ठीक है, 6 प्रजातियों की। ठीक है, उनमें क्या था, एक बाघ था। ठीक है, एक हाथी था, और क्या था, एक भैंसा था, मतलब मूर्तियां थी इनकी, एक गैंडा था, और क्या था, इनमें 2 हिरण थे। ठीक है,
2 हिरण थे और 2 मोर थे, ठीक है। तो ये हमें मिला था मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और एक और मिला था, एक नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य की मूर्ति मिली थी, ठीक है, जो मतलब नृत्य की मुद्रा में थी, ठीक है। और एक स्वास्तिक चिन्ह मिला था, एक मोहर मिली थी, मतलब स्टैंप मिली थी, उस पर एक नाव का साक्ष्य था, मतलब नाव बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा, और एक और मूर्ति मिली थी पुरोहित राजा की, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से हमें बहुत कुछ मिला है, ठीक है। अच्छा, कालीबंगा से क्या मिला है हमें? तो कालीबंगा से हमें काली मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, काली मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एक संसद होगी, ठीक है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, मतलब किस संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि भारत की एक संसद होगी, ठीक है। ऑप्शन है आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, ठीक है। आर्टिकल का मतलब है अनुच्छेद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 79, ठीक है। तो आर्टिकल 79 में ये बोला गया है कि भारत की एक संसद होगी। अच्छा, संसद किससे मिलके बनी होती है, संसद के अंग क्या हैं, ठीक है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। जो राज्यसभा है ये इसको अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है, और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। जो राज्यसभा है इसके किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 80 में, ठीक है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है। अच्छा, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 250, ठीक है, जिसमें से 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 12 मेंबर होते हैं, ठीक है। इनमें से 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे इनके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया? तो ये दिया गया है आर्टिकल 80 में, ठीक है, कि 233 मेंबर इलेक्टेड होंगे और 12 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। अच्छा, और लोकसभा के बारे में दिया गया है आर्टिकल 81 में, ठीक है, लोकसभा के बारे में दिए गए। अच्छा, लोकसभा के टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 552। प्रेजेंट में कितने हैं हमारे पास? 545, ठीक है। और इनमें अच्छा, आर्टिकल 331 में दिया गया है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर होंगे, ठीक है। और पहले ये प्रावधान था, ठीक है, 2 मेंबर जो थे वो एंग्लो इंडियन होंगे, ये दिया गया था आर्टिकल 331 में। बट 2020 में 104th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है। और उसके तहत अब जो नेक्स्ट लोकसभा होगी यानी कि 2024 में, तो ये जो 2 मेंबर थे एंग्लो इंडियन, इनकी नियुक्ति अब नहीं हुआ करेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, ठीक है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया? तो ये दिया गया आर्टिकल 89 में, ठीक है, कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये दिया गया आर्टिकल 89 में। अच्छा, जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। सदस्य नहीं होता है इसलिए ये किसी भी विधेयक पर वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। जब भी कोई विधेयक आता है, ठीक है, लोकसभा से पास होके आता है तो उस पर राज्यसभा के मेंबर वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति उस पर वोट नहीं कर सकता है। हाँ, अगर निर्णायक मत डालना हो, ठीक है,
मतलब अगर 50-50% वोट डले हैं और निर्णायक मत लेना हो तब जाके उपराष्ट्रपति इस पर वोट करता है, ठीक है। उसका जो वोट होता है वो निर्णायक मत बोला जाता है उसको। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से निलंबित किया गया था? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, ओम बिरला, मीरा कुमार या फिर सुमित्रा महाजन। तो इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर, ठीक है। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। अच्छा, और इनको निलंबित कर दिया गया था। जो लोकसभा अध्यक्ष है इनके निलंबन का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 94, ठीक है। तो आर्टिकल 94 में ये प्रावधान दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है, कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो भी प्रावधान है या जो भी क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया? तो वो दिया गया है आर्टिकल 93 में। ऐसे याद रखना कि आर्टिकल 93 में दिया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, और 94 में इनके निलंबन के बारे में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, निलंबन के बारे में तो दिया गया है आर्टिकल 94 में। अच्छा, अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रिज़ाइन करना चाहे तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष ने अगर रिज़ाइन करना है तो वो अध्यक्ष को देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। जो बजट सत्र है, ठीक है, इसको संघीय बजट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आर्टिकल 112 में दिया गया है, ठीक है, संघीय बजट के बारे में या बजट सत्र के बारे में। अच्छा, इसको बुलाने का काम होता है राष्ट्रपति का, ठीक है, और पेश करने का काम होता है वित्त मंत्री का। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की गणपूर्ति कितने सदस्यों से हो जाती है? अच्छा, संसद की गणपूर्ति का क्या मतलब होता है? तो संसद की गणपूर्ति ये होती है कि कोई भी मान लो कोई भी मतलब संसद का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने के लिए कितने मेंबर्स जरूरी हैं, मतलब इतने मेंबर होने चाहिए, उसके बाद संसद का कार्य शुरू किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरे सभी मेंबर उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। तो एक कम से कम संख्या रखी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन है 1/5, 1/10, 1/20 या फिर 1/15, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में आर्टिकल 100 में दिया गया है, ठीक है, कि संसद की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की आवश्यकता है। अच्छा, 1/10 का मतलब है कि लोकसभा के 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा के 25 सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्य शुरू किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो ये दिया गया है आर्टिकल 75 में। अच्छा, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, ये किस आर्टिकल में दिया गया? तो ये दिया गया आर्टिकल 74 में। क्या लिखा है आर्टिकल 74 में? कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। अच्छा, जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, बट पीएम की सलाह से, ठीक है। जो भी पीएम बोलेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को ये वाला डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये इस मिनिस्ट्री दी जाएगी, ठीक है, तो
पीएम की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक है। अच्छा, जो पीएम होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, वो भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ठीक है, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और ये दिया गया है आर्टिकल 53 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आर्टिकल 141, आर्टिकल 143, आर्टिकल 151 या फिर आर्टिकल 152। और ये बहुत ईजी है याद रखने के लिए क्योंकि ये नंबर सबको याद होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 143। इसको ऐसे याद रखना, आर्टिकल 143। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 44 इससे रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 44 में बोला गया है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो समान नागरिक संहिता लागू करे। ठीक है, और गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के बारे में बोला गया है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 45। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 45। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अच्छा, तो ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, इंदिरा कोल या फिर पार्सन पॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे आपने एक नया पॉइंट सुना होगा, पार्सन पॉइंट। ठीक है, ये नया नाम है। ठीक है, तो ये इंदिरा पॉइंट का ओल्ड नेम है। ठीक है, पहले इसको पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता था। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये पुराना नाम है इंदिरा पॉइंट का। ठीक है, ये है कहाँ पे? तो ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अच्छा, और अगर मुख्य भूमि का साउथ मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, मतलब जैसे ये है इंडिया का मैप। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाए जो हमारी मुख्य भूमि है, यहाँ पे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी या केप कमोरिन। ठीक है, केप कमोरिन अंतरीप। ठीक है, ये मुख्य भूमि का साउथ मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और अगर भारत का मतलब पूरा आइलैंड वगैरह को मिला के, क्योंकि इस साइड को हमारे आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ठीक है, अगर इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए और ऐसा पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, और नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये है इंदिरा कोल। ठीक है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दिल्ली, लद्दाख या फिर चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। ठीक है, आप सबको पता ही है कि लद्दाख अब यूटी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से इसको अलग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों 31 अक्टूबर 2019 को यूटीज बने थे। ठीक है, और जो लद्दाख है वो सबसे बड़ी यूटी है अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, और अच्छा, सबसे बड़ी तो लद्दाख है, सबसे छोटी कौन सी है? लक्षद्वीप। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूटी जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात थी यूटीज़ की।
अगर राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको चैनल किन दो देशों के मध्य जलीय सीमा बनाता है। जो चैनल होता है ये वाटर बॉडी होती है, ये दो जगहों को आपस में जोड़ती है या अलग करती है, ठीक है। तो जो कोको चैनल है ये किन दो देशों के मध्य जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। ऑप्शन है म्यांमार और भारत, या फिर भारत और श्रीलंका, या फिर भारत और मलेशिया, या फिर भारत और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, म्यांमार और भारत, ठीक है। म्यांमार का कोको द्वीप समूह और भारत का अंडमान द्वीप, इन दोनों के बीच में है कोको चैनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव, ऑप्शन है डॉल्फिन, या फिर गंगा डॉल्फिन, या फिर नीली व्हेल, या फिर मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। अच्छा, गंगा डॉल्फिन तो हुई राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी, तो गंगा, ठीक है, नेशनल रिवर। नेशनल रिवर कौन सी है, तो ये है गंगा। अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो है मोर, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु कौन है, तो वो है बाघ, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है, अगर राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो वो तो बाघ है, और राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाए तो वो है हाथी, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ राष्ट्रीय पशु पूछा है तो वो बाघ है, और राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है, विरासत, तो विरासत पशु पूछा जाए तो वो है हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है नागपुर, या फिर छोटा नागपुर पठार, या फिर थार मरुस्थल, या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। जो छोटा नागपुर पठार है उसको भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है। ऑप्शन है 2015, 2014, 2019, या फिर 2010। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, 2015। अच्छा, अगर पूरा पूछा जाए तो 19 फ़रवरी, ठीक है, 2015। और स्टार्ट कहाँ से की थी, तो ये हुई थी राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से शुरू की गई थी। ये योजना क्या है, तो ये मिट्टी की गुणवत्ता को जांचने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है, और मतलब अभी चल रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, असम, या फिर मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम, ठीक है। तो असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छा, कब बना था ये, तो ये बना था 1990 में, ठीक है। और असम में एक और फेमस है, ठीक है, कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कब बना था, तो ये बना था 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है 22 मार्च, या फिर 22 अप्रैल, या फिर 5 जून, या फिर 22 मई को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 मार्च को, ठीक है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो इसको मनाते हैं हम अर्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। अच्छा, 5 जून को तो सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है। और 22 मई को मनाते हैं हम बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता डे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का संस्थान कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है मुंबई या फिर न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, कब बना था ये संस्थान? तो ये बना था 1956 में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? ठीक है, सूती कपड़ों की महानगरी। ठीक है, ऑप्शन है गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मुंबई है ये यहाँ पे पूरे भारत का 1/4 सूती वस्त्र जो होता है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, अच्छा भारत में पहली जो है वो मॉडर्न या आधुनिक सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1818 में। ठीक है, 1818 में। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? तो कोलकाता में भी कोलकाता के निकट हुई थी, फोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, फोर्ट ग्लास्टर। ठीक है, तो फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी पहली मिल। ठीक है, सूती वस्त्र की पहली मिल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे HP GK के क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है HP में किस शहर को घाटों की नगरी कहा जाता है? ठीक है, तो HP के किस शहर को घाटों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है चंबा, मंडी, सुजानपुर या फिर बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंडी। ठीक है, अच्छा मंडी को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है? शीर्ष स्थली। ठीक है, छोटी काशी। ठीक है, छोटा बनारस। अच्छा हेरिटेज सिटी ऑफ HP, हेरिटेज सिटी ऑफ HP। ठीक है, छोटी काशी, छोटा बनारस। अच्छा और क्या बोला जाता है इसको? रिलीजियस एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ HP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HP का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं, वैसे HP का शोक किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन है ब्यास नदी, शुक्रखंड, स्वान नदी या फिर सीरखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वान नदी। जो स्वान नदी है उसको HP का शोक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? ठीक है, तो ऑप्शन है आंध्रा, पब्बर, सतलुज या फिर आंध्रा और पब्बर दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो आंध्रा और पब्बर नदियां हैं, ठीक है, इन दोनों पे आंध्रा जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कितने मेगावाट की है? तो ये है 16.95 मेगावाट। ठीक है, और ये शिमला में है और ये सतलुज की सहायक नदियां हैं आंध्रा और पब्बर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? ये तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शन है ब्यास, पार्वती या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और ये जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है ये इन दोनों पे है। ठीक है, जो पार्वती और ब्यास पे। जो पार्वती नदी है ये ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा ये 3 इंटरवाइन में है। ठीक है, जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है ये 3 इंटरवाइन में है। ठीक है, टोटल पूछा जाए तो 2051 मेगावाट की है। ठीक है, और 3 इंटरवाइन में है। कैसे कैसे है? फर्स्ट इंटरवाइन 1500 मेगावाट का है। ठीक है, फिर 500 मेगावाट का है और फिर 551 मेगावाट का है। ठीक है, तो ये 3 इंटरवाइन में है। टोटल पूछा जाए 2051 मेगावाट की है। चलिए नेक्स्ट है एनिमल जोत या पास कहाँ पे है? ठीक है, ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, कांगड़ा या फिर चंबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुल्लू। ठीक है, जो एनिमल जोत है ये एनिमल पास है, ये कुल्लू में है। अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो 4830 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिपकिंग दर्रा कहाँ पे है? ठीक है, ऑप्शन है भरमौर, लाहौल, स्पीति या फिर किन्नौर। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, ये भरमौर और लाहौल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवाड़ मेला कहाँ लगता है? ठीक है, ऑप्शन है हमीरपुर, मंडी या बिलासपुर या फिर कांगड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलासपुर। तो बिलासपुर में लगता है नलवाड़ मेला। ठीक है, और ये फर्स्ट एनिमल फेयर था। स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? 1889 में। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट एनिमल फेयर है ये, फर्स्ट एनिमल फेयर। अच्छा, इसका आइडिया किसे आया था, मतलब इस मेले को लगाने का? तो ये आया था डब्ल्यू गोल्ड स्टीन्स। ठीक है, डब्ल्यू गोल्ड स्टीन। ठीक है, तो इसका आइडिया था ये नलवाड़ में एनिमल फेयर लगवाने का। ठीक है, 1889 में इसकी शुरुआत हुई और बिलासपुर में मनाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु शिवरात्रि मेला कहाँ लगता है? ठीक है, ये तो आपको पता है कि शिवरात्रि का जो मेला है जो वो इंटरनेशनल फेयर है और वो मंडी में लगता है। ठीक है, अच्छा, लघु शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है अप्रैल मंथ में। ठीक है, अच्छा, लगता कहाँ पे है? ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, जोगिंदरनगर या फिर नूरपुर। तो इसका सही आंसर है जोगिंदरनगर। ठीक है, जो कि मंडी का ही एक शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुल्लू देश की कहानी एक बुक है। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है? शांता कुमार, निकोलस रोरिक या फिर लालचंद प्रार्थी या फिर विनोद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लालचंद प्रार्थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी में गिर के शेर किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं? यहाँ पे किब्बर होगा ये। तो ऑप्शन है किब्बर, रेणुका, पोंग डैम या फिर शिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेणुका। ठीक है, और कितना है इसका एरिया, कितना है? तो ये है 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। ठीक है, हमने आज 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आज हमने हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं। शाम तक कंप्यूटर की आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, उसमें हम 20-30 क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, वो आपको डेली मिल जाया करेगी या फिर तीसरे चौथे दिन मिल जाया करेगी। ठीक है, 30-40 क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, और हिंदी का भी देखेंगे हफ्ते में एक आधी क्लास। ठीक है, जिसमें 40-50 क्वेश्चन हम एक साथ कर लें। ठीक है, बाकी ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी डेली, बीच में हो सकता है कभी कभार 1-2 दिन ना हो, बट चलेगी कंटिन्यू। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।